हेलो मेरे प्यारे स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल SNT 2.0 पे। ठीक है, तो हम लोग क्या देखने वाले, यहाँ पे आपको थंबनेल के द्वारा पता चल ही गया होगा बीपीएससी टाइप के लिए। और यहाँ पे साइंस का जो टॉप 20 क्वेश्चन है, और ये किसके लिए इंपॉर्टेंट है, 6 to 10th और 9 to 10th के लिए, 6 to 8 और 9 to 10th के लिए। ठीक है, और यहाँ पे ये 20 क्वेश्चन आपका रहेगा, टॉप 20 क्वेश्चन जो एग्जाम में आने की उम्मीद ज्यादा है। ठीक है, और ये 100 डे का सीरीज एक चलाया जा रहा है, जिसका आज पहला दिन है, उसी का हम लोग देखने वाले हैं। ठीक है, तो जो भी अगर नए जुड़ेंगे, ठीक है, इस सेशन को शेयर जरूर कर देंगे, लाइक जरूर कर देंगे, और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देंगे, क्योंकि आपके पास नोटिफिकेशन जाते रहे। ठीक है, तो चलो आज शुरू करते हैं सबसे पहला प्रश्न पे। ठीक है, सबसे पहला प्रश्न ये है, यहाँ पे लिखा गया है कि यहाँ पे चुंबकीय क्षेत्र है, यानी मैग्नेटिक फील्ड इस चुंबकीय क्षेत्र है, अदिश राशि है, सदिश राशि है, आयाम रहित राशि है, उपरोक्त में से एक से अधिक, उपरोक्त में से कोई नहीं। देखो यहाँ पे चुंबकीय क्षेत्र के बारे में बात की जा रहा है, और यहाँ पे क्या बताया जा रहा है कि अदिश राशि है कि सदिश राशि है, हमको बताना है। तो सबसे पहली बात की अदिश राशि के बारे में आप जानते होंगे, एक होता है क्या, सदिश। सदिश का मतलब है, सदिश का मतलब क्या होता है, स का मतलब होता है सात, और दिशा का मतलब, दिश का मतलब होता है दिशा। ठीक है, यहाँ पे ऐसे समझेंगे, आपको याद भी रहेगा, यानी जिसके साथ सात दिशा भी रहे और क्या रहे, परिमाण भी रहे, परिमाण भी रहे, तो वो क्या कहलाता है, वो आपका सदिश राशि कहलाता है। यानी उसके साथ साथ क्या हो, दिशा भी हो और परिमाण भी हो। कहने का मतलब ये है कि अगर कोई आपको बोले कि 5 किलोमीटर चलना है, ये आपको नहीं बताया कि दिशा कहाँ चलना है, 5 किलोमीटर सीधा बोला है, आप किसी भी दिशा में जा सकते हैं, तो वो अदिश राशि है। अगर आपको बोला जाए कि 5 किलोमीटर पूर्व दिशा में जाना है, इसका मतलब ये है कि उसमें 5 किलोमीटर परिमाण भी है और दिशा भी है, इसका मतलब क्या है, वो सदिश राशि है। ठीक है, उसका मतलब ये क्या है कि सदिश राशि है। तो यहाँ पे ध्यान देंगे कि इसमें आपका मैग्नेटिक जो चुंबकीय क्षेत्र होता है ना, वो कैसा होता है, सदिश राशि इसको बोला जाता है। सदिश राशि बोला जाता है क्योंकि चुंबकीय क्षेत्र में दिशा भी होता है और क्या होता है, परिमाण भी होता है। दिशा भी और होता है और क्या होता है, परिमाण भी होता है। तो अदिश राशि और सदिश राशि आप समझ गए होंगे। चुंबकीय क्षेत्र यहाँ पे क्या है, यहाँ पे चुंबकीय जो क्षेत्र है, इसका बी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, सदिश राशि हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद हम लोग देखते हैं दूसरे प्रश्न पे, निम्नलिखित में कौन सा सबसे कम घर्षण उत्पन्न करता है। यहाँ पे हमको बताना है कि सबसे कम घर्षण कौन सा उपयोग करता है, यानी सबसे कम घर्षण कहाँ पे होता है। एक चीज आप याद रखेंगे, एक चीज यहाँ पे देखो, सबसे कम घर्षण उत्पन्न करता है स्पर्शी घर्षण, ठीक है, लोटन घर्षण और स्टैटिक्स घर्षण। यहाँ पे कहने का मतलब ये है स्लाइडिंग, रोलिंग और स्टैटिक्स। इसमें एक चीज रिलेशन आप हमेशा याद रखेंगे, इसमें क्या होता है, इसमें आपका सबसे अच्छा ये होता है ना कि इसमें आपका सबसे पहला होता है स्टैटिक्स होता है, सबसे ज्यादा अगर होगा तो स्टैटिक्स, उसके बाद अगर होगा तो क्या हो जाएगा, स्पर्शी हो जाएगा, और उसके बाद अगर होगा आपका तो क्या हो जाएगा, लोटन हो जाएगा, लोटन। ये तीन चीज आप याद रखेंगे, तीनों एक दूसरे से रिलेटेड, सबसे ज्यादा इसमें, उससे बाद इसमें, और सबसे कम कहाँ हो जाएगा, इसमें। तो यहाँ पे सबसे कम पूछ रहा है, सबसे कम कहाँ पे हो जाएगा, तो यहाँ पे लोटन में हो जाएगा, तो 20 का बी नंबर क्या हो जाएगा, सही होगा। अगर आपसे पूछा जाता सबसे ज्यादा कहाँ होता, तो एस्थेटिक्स में बताते। ठीक है, यहाँ पे इसमें बताते, और सबसे कम कहाँ है, यहाँ पे, तो सबसे कम यहाँ पे, और सबसे ज्यादा कहाँ पे, यहाँ पे, सबसे ज्यादा यहाँ पे होगा। ठीक है, तो ये याद रखेंगे आप। ठीक है, इसके बाद चलते हैं तीसरे नंबर प्रश्न पे, और ये तीसरा नंबर आप लोग बताएंगे, मानव कान की श्रवण प्रास क्या होती है। यानी मानव का जो कान होता है, हम लोग का जो कान है, वो सुनने की क्षमता कितना होता है, कितना कितना से हज के बीच में होता है, वो आपको बताना है। तो अगर जो भी जानते हैं तो एक बार कमेंट जरूर कर देंगे, उसके बाद यहाँ पे ध्यान देंगे। ठीक है, अगर जो जानते हैं तो पहले कमेंट कर दें। इसके बाद मानव की श्रवण की प्रास क्या होता है, यहाँ पे देखो 20 हर्ट्ज से, ठीक है, ये क्या होता है, 20 हर्ट्ज से अगर कम होगा, यहाँ पे देखो 20 हर्ट्ज से कम तो हम लोग सुनते नहीं है, 20 हर्ट्ज से कम। दूसरा क्या होगा, यहाँ पे 20 हर्ट्ज से लेकर 20,000 हर्ट्ज के बीच, के बीच। और एक क्या होगा, 20,000, 20,000 से अधिक। अब यहाँ पे ध्यान दो,
20,000 यानी 20 हर्ट्ज से क्या है कम है, ये हम लोग नहीं सुन पाते। ठीक है, 20,000 हर्ट्ज से क्या है ज्यादा है, तो ये भी हम लोग क्या करते हैं, नहीं सुन पाते हैं। ठीक है, हम लोग जो सुनते हैं ना 20 हर्ट्ज से लेकर 20,000 हर्ट्ज के बीच में सुनते हैं। ठीक है, इसमें मानव प्रास की श्रावण प्रास होता है। मानव की कान का जो होता है श्रावण प्रास, वो किसके किसके बीच होता है, 20 हर्ट्ज से लेकर 20,000 हर्ट्ज तक होता है। तो यहाँ पे जो लिखा गया है वो क्या लिखा गया है, ए नंबर जो करेक्ट आंसर है 20 हर्ट्ज से लेकर कहाँ तक, 20,000 हर्ट्ज तक लिखा गया है। ये आपके लिए सही आंसर होगा। ठीक है, ये आपके लिए क्या होता है, सही आंसर हो जाएगा। यहाँ पे ध्यान देंगे, एक और बात है आपको यहाँ पे ध्यान देना है, ये जो बोला जाता है ना, ये क्या होता है, अश्रव्य, अश्रव्य ध्वनि इसको बोला जाता है, अश्रव्य ध्वनि, अश्रव्य ध्वनि। ठीक है, अब इसके बाद ये क्या होता है, श्रव्य ध्वनि, श्रव्य, श्रव्य ध्वनि हो जाएगा, ध्वनि। ठीक है, और यहाँ पे ये क्या हो जाता है, अनप्लीजेंट है ये, यानी 20,000 से जो ऊपर जाएगा, 20,000 से जो ऊपर जाएगा वो क्या कहलाएगा, प्राश्रव्य ध्वनि कहलाएगा। ये क्या कहलाएगा, प्राश्रव्य ध्वनि कहलाएगा, प्राश्रव्य ध्वनि कहलाएगा। ठीक है, तो हम लोग का जो कान होता है वो किसके किसके बीच में होता है, 20 हर्ट्ज से लेकर 20,000 हर्ट्ज तक होता है। तो वो बात आप याद रखेंगे। ठीक है, अगर ये होगा तो अश्रव्य ध्वनि कहलाएगा, और इसको श्रव्य ध्वनि बोलते हैं, और इसको क्या बोलते हैं, प्राश्रव्य ध्वनि कहते हैं। ये आप याद रखेंगे, आपसे पूछा जा सकता है कि प्राश्रव्य ध्वनि का जो हज होता है वो किसके किसके बीच में होता है। ठीक है, जो हियरिंग रेंज होता है वो किसके किसके बीच में होता है, तो आपको ये याद रखना होगा। इसके बाद बताएंगे यहाँ पे निम्न में से कौन सी विद्युत चुंबकीय नहीं है। इसमें हमको बताना है कि इसमें कौन सा विद्युत चुंबकीय तरंग नहीं है। ठीक है, विद्युत चुंबकीय नहीं है। देखो विद्युत चुंबकीय के लिए यहाँ पे ध्यान देंगे, पहले ये बताएंगे आप लोग कमेंट करके कि ये इसमें से कौन सा सही आंसर है। गामा है, अल्फा है, एक्स किरण है, उपरोक्त में से एक से अधिक है, उपरोक्त में से कोई नहीं है, क्या है इसका आंसर, जल्दी से कमेंट करके आप लोग बताएंगे इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर क्या होगा। ठीक है, चलो यहाँ पे ध्यान देंगे, हमसे क्या पूछा, विद्युत चुंबकीय नहीं है, विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। ठीक है, इसमें से विद्युत चुंबकीय नहीं है। देखो विद्युत चुंबकीय कहने का मतलब ये है उसको माध्यम की जरूरत नहीं पड़ती। ठीक है, यानी उसको माध्यम की जरूरत नहीं पड़ती, तो ये क्या होगा आपका, ये हो जाएगा अल्फा किरण। इसमें क्या होगा, अल्फा किरण। तो इसका बी नंबर क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर होगा, बी जो है इसका करेक्ट आंसर है। आप याद रखेंगे, इसमें विद्युत चुंबकीय तरंग नहीं है पूछ रहा है। ठीक है, नहीं है तो आप क्या मारेंगे, अल्फा किरण। बाकी ये दोनों का दोनों जो किरण है उसको गमन करने के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। ठीक है, चलो इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, 5 नंबर पे। यहाँ पे बताएंगे प्रकाश तरंगे किस प्रकार की तरंगे होती है। जो प्रकाश तरंगे है वो किस प्रकार की तरंगे है, तो याद रखेंगे जो प्रकाश होता है ना, विद्युत चुंबकीय तरंग होता है, क्योंकि इसको प्रकाश को गमन करने के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है, परंतु ये माध्यम पे डिपेंड करता है, इसका स्पीड जो होता है, चाल जो होता है वो माध्यम पे डिपेंड करता है। तो यहाँ पे आपसे क्या पूछा गया, प्रकाश तरंगे किस प्रकार की तरंगे है, तो ये किस प्रकार का हो जाएगा, विद्युत चुंबकीय तरंगे हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा होगा, विद्युत चुंबकीय तरंग। तो इसका सी नंबर क्या हो जाएगा, सही आंसर, विद्युत चुंबकीय तरंग होता है। ठीक है, और प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंग है, लेकिन एक चीज याद रखेंगे, प्रकाश को गमन करने के माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है, परंतु परंतु एक चीज बात याद रखेंगे, प्रकाश को माध्यम की जरूरत नहीं होती है, लेकिन माध्यम उसका चाल जो है माध्यम पे डिपेंड करता है। हवा में कुछ और चाल होता है, कांच में कुछ और होता है, और क्या होता है, और वायु में कुछ और होता है, पानी में कुछ और होता है, ये सारा अलग अलग होता है। इसके बाद निम्नलिखित में किसके पास उच्च ऊर्जा स्तर और छोटा तरंगदैर्घ्य होता है। विच ऑफ द फ्लोइंग हैज हायर एनर्जी लेवल एंड शॉर्टर वेवलेंथ। देखो इसमें से हमको बताना है किसके पास उच्च ऊर्जा स्तर होता है। ठीक है, हाई एनर्जी लेवल होता है, और किसके पास क्या होता है, शॉर्टर यानी कम वेवलेंथ होता है। तो पारा जो वैगनी होता है ना, पारा वैगनी यहाँ पे जो दिखाई दे रहा है, ये क्या होता है, ये इसका उच्च ऊर्जा स्तर है, और इसका तरंगदैर्घ्य क्या होता है, छोटा होता है, ये याद रखेंगे। बाकी इसमें जितना भी आपको दिखाई दे रहा है वो सारा का सारा नहीं है, 3 ही दिया है। तो इसमें आप याद रखेंगे पारा जो बैगनी हो जाएगा वो विकिरण ऐसा है जिसका उच्च स्तर क्या होता है, अधिक होता है, लेकिन इसमें उच्च स्तर अधिक होता है लेकिन छोटा इसका तरंगदैर्घ्य होता है, याद रखिएगा। ठीक है, सबसे महत्वपूर्ण सवाल है ये, सबसे इंपॉर्टेंट है बीबीआई इसको। ठीक है, याद रखिएगा आप लोग। इसके बाद यहाँ पे ध्यान देंगे, अधिक ऊंचाई पर
उबलते हुए पानी में सब्जियां पकने में अधिक समय लेती हैं, क्योंकि इसका मुख्य कारण देखो, अधिक ऊंचाई पर उबलती हुई अगर हम क्या करते हैं, कभी कभी तेज आंच पे, यानी कहने का मतलब पानी को खौला रहे हैं, उसमें अगर कोई सब्जी डाले हैं, कोई भी चीज अगर आप पकने के लिए डाले हैं, तो वो जल्दी नहीं पकता है। हालांकि आप कम लो पे अगर उसको हम पकाते हैं तो निरंतर वो थोड़ा देर के बाद में पक जाता है। लेकिन यहाँ पे क्या होगा, इसमें आप लोग बताएंगे 7 का, अधिक ऊंचाई पर उबलते हुए पानी में सब्जियों पकने में अधिक समय लगता है। इसका मुख्य कारण क्या है, उच्च स्थान पर पानी ज्यादा तापमान पर उबलता है, यानी उच्च स्थान पे क्या होता है, पानी ज्यादा तापमान पर उबलता है। ऊंचाई बढ़ने पर उबलते हुए पानी का तापमान घट जाता है, ठीक है। और उसके बाद उच्च स्थानों पर हवा में ऑक्सीजन की मात्रा घट जाती है, उपरोक्त में से एक से अधिक, उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका 7 नंबर का आप लोग आंसर बताएंगे, 7 का आंसर कितना होगा, 7 का आंसर कितना होगा, ठीक है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे बोला गया है कि अधिक ऊंचाई पर उबलते हुए पानी में सब्जियों को पकने के अधिक समय लेती है। देखो इसका मुख्य कारण क्या है, जैसे ऊंचाई बढ़ाने पर, ठीक है, ऊंचाई अगर हम बढ़ाएंगे तो उसका क्या होता है, अगर हम क्या करेंगे, इसका अगर ऊंचाई बढ़ाते हैं, ऊंचाई अगर बढ़ाएंगे ना, ऊंचाई अगर हाई करेंगे तो इसका जो क्वथनांक होगा, क्वथनांक, ठीक है, क्वथनांक होगा वो क्या होता है, कम हो जाता है। जैसे इसका हम टेम्परेचर हाई करेंगे तो क्वथनांक यानी बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, जिसके कारण वो अच्छा से नहीं पक पाएगा। तो इसका आंसर क्या होगा, बी नंबर सही आंसर है, क्योंकि ऊंचाई बढ़ने पे उबलते हुए पानी का जो तापक्रम है वो घट जाता है, ठीक है, जिसके कारण वो क्या होता है, सब्जियां पकने में अधिक समय लेती है, ठीक है। चलो इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, 8 नंबर पे, प्रकाश संश्लेषण के अध्ययन से संबंधित वनस्पति विज्ञान की शाखा। देखो प्रकाश संश्लेषण के अध्ययन से संबंधित वनस्पति विज्ञान की शाखा क्या होता है, प्लांट फिजियोलॉजी कहलाता था। प्लांट फिजियोलॉजी बोला जाता है पादप कार्य की, ठीक है, ये याद रखेंगे आपको, प्रकाश संश्लेषण के अध्ययन का। इसके बाद 9 नंबर का प्रश्न है, एंजाइम जो हमारे मुख में भोजन के साथ मिलता है, यानी कौन ऐसा एंजाइम है जो हम खाना मुख गुहा में अगर रखते हैं तो उस पर वो एंजाइम काम करता है। इसमें से हमको बताना है, पेप्सिन है, पेरोक्सीडेज है और एमाइलेज है। उसके बाद क्या है, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। देखो यहाँ पे एक चीज याद रखिएगा, हमारे शरीर के अंदर में भोजन का पचना, ठीक है, किसका किसका पाचन होता है, तो हम लोग कार्बोहाइड्रेट जो खाते हैं, कार्बोहाइड्रेट, फैट्स और क्या होता है, प्रोटीन, इसी 3 चीज का क्या होता है, पाचन होता है। इसी 3 चीज का क्या होता है, पाचन होता है। यहाँ पे ध्यान देंगे, ये कार्बोहाइड्रेट यानी शर्करा, फैट्स कहने का मतलब है वसा, और ये क्या है, प्रोटीन। इसी 3 चीज का क्या होता है, पाचन होता है। इसी 3 चीज का क्या होता है, पाचन होता है। इसी 3 चीज का क्या होता है, वो पाचन होता है, याद रखिए, इसी 3 चीज का पाचन होता है, बाकी किसी चीज का पाचन नहीं होता है। अब यहाँ पे ध्यान देंगे, यहाँ पे हम लिखते हैं, अब जो ये सी है ना, ये सी, इसको पचाता कौन है, तो इसको पचाने वाला जितना भी, अगर ऐसे बात करें, ये अगर इसको कौन पचा रहा है, इसको कौन पचा रहा है, तो जब हम कब समझेंगे कि कार्बोहाइड्रेट का पाचन हुआ, जब ये ग्लूकोज में बदल जाएगा, जब ये ग्लूकोज में बदल जाएगा, जब ये ग्लूकोज में बदल जाएगा, ठीक है। उसके बाद वसा, ये जब क्या होगा, वसीय अम्ल में बदल जाएगा। वसीय अम्ल में जब बदलेगा तो हम जानेंगे ये इसका क्या हुआ, पाचन। प्रोटीन का क्या हुआ है, प्रोटीन का यहाँ पे ये एमिनो अम्ल में बदल जाएगा, एमिनो अम्ल में, एमिनो अम्ल में अगर बदल जाएगा तो हम जानेंगे क्या, प्रोटीन का पाचन। अब ये सबको पचाने के लिए एक चीज है एंजाइम, बहुत इंपॉर्टेंट है एंजाइम। एंजाइम, ये जो एंजाइम है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यही एंजाइम आपके शरीर के अंदर में पाचन की क्रिया करता है। अगर हमारे शरीर के अंदर में ये एंजाइम नहीं रहता तो पाचन नहीं कर पाता। तो मुख गुहा में ये एमाइलेज जो है ना, एमाइलेज यही क्या करता है, इसके पे काम करता है जो, ठीक है। और यहाँ पे मुख गुहा में एक चीज का पाचन हो जाता है, कार्बोहाइड्रेट का अधिकांश पाचन हो जाता है। यानी कहने का मतलब ये है कि हमको वहां पे कार्बोहाइड्रेट का सबसे पहले पाचन होता है। हमारे शरीर के अंदर सबसे पहले किसका पाचन होता है, कार्बोहाइड्रेट का, शर्करा का होता है, याद रखें। चलिए, तो यहाँ पे मुख गुहा में एंजाइम किसके साथ मिल जाता है, तो यहाँ पे एमाइलेज जो होता है एंजाइम, वो क्या करता है, मुख गुहा में भोजन में मिल जाता है, ठीक है। उसके बाद पेट में क्या होता है, पेट में आपका प्रोटीन का पाचन होता है। छोटी आंत में क्या होता है,
तो उसमें भी बहुत सारा पूरा का पूरा उसी में होता है। अब यहाँ पे ध्यान देंगे इमली में कौन सा अम्ल पाया जाता है, यहाँ पे सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन है इमली में कौन सा अम्ल पाया जाता है। ये आप याद रखिए टार्टरिक अम्ल इसमें पाया जाता है, टार्टरिक। अब यहाँ पे मेथनोइक अम्ल है, ये आपका चिट्टी चिट्टी या मधुमक्खी मधुमक्खी मक्खी के डंक में, ठीक है, मेथनोइक अम्ल। इसके बाद यहाँ पे टार्टरिक अम्ल इमली लिखी दी है, इमली यहाँ पे बताई दी है। लैक्टिक अम्ल दही में पाया जाता है, ये याद रखेंगे, ठीक है, ये आप याद रखेंगे। इसमें क्या पूछा गया, इमली में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो टार्टरिक अम्ल पाया जाता है। बी नंबर इसका क्या हो जाएगा, सही आंसर होगा, ठीक है। चलो इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। यहाँ पे दिया गया है सोडियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की अभिक्रिया से सोडियम क्लोराइड और जल बनते हैं, ये किस प्रकार की अभिक्रिया। यहाँ पे ध्यान देंगे, देखो यहाँ पे लिखा क्या गया है, यहाँ पे लिखा गया है सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH का होल 2, NaOH का होल 2, सॉरी NaOH, ठीक है, प्लस में क्या है यहाँ पे हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है, यानी HCl है, क्या है, HCl। अब एक क्या है यहाँ पे याद रखेंगे हमेशा, अगर यहाँ पे ये क्या बनेगा, NaCl बनेगा और क्या बनेगा यहाँ पे H2O बनेगा। अब यहाँ पे ध्यान देंगे, ये क्या है आपका क्षार है, ठीक है, और ये क्या है आपका अम्ल है, और यहाँ पे क्या बनाया है, लवण और जल बनाया है, लवण और क्या बनाया है, जल बनाया है। तो कभी भी अगर अम्ल क्षार के साथ अभिक्रिया करता है तो लवण और जल बनाता है, और ये किस प्रकार की अभिक्रिया होती है, उदासीनीकरण, उदासीनीकरण होता है, उदासीनीकरण अभिक्रिया होता है। ये क्या होता होगा, उदासीनीकरण अभिक्रिया होता है। यहाँ पे क्या हुआ है, एक अम्ल क्षार के साथ अभिक्रिया किया है, तो ये कौन सा हो जाएगा होगा, ऑप्शन में आपको अगर दिखाई दे रहा हो उदासीन, ठीक है, तो उसपे हम क्या करेंगे, यहाँ पे क्लिक करेंगे, तो ये क्या हो जाएगा, ए नंबर इसका करेक्ट आंसर है। सही आंसर है क्या है, उदासीनीकरण अभिक्रिया है, ठीक है, उदासीनीकरण अभिक्रिया। तो एक क्षार अम्ल के साथ कभी भी अभिक्रिया करेगा तो लवण और जल बनेगा। क्षार को पहचानने के लिए यहाँ पे ध्यान देंगे, क्षार हम कैसे पहचानेंगे, तो यहाँ पे ध्यान देंगे, ये जो OH का दिखाई दे रहा ना, OH जहां पे भी रहेगा वो क्या है, क्षार है, और H यहाँ पे ये आपको ये तीन चीज याद रखना है, HCl, ठीक है, HNO3 और एक H2SO4, ये चार के तीन क्या है, अम्ल है, और इसी के साथ ज्यादा अभिक्रिया कराया जाता है, ज्यादा अभिक्रिया आपको कराने को मिलेगा। ये HCl, HNO3, H2SO4 ये सबसे क्या है प्रबल, इसको प्रबल अम्ल माना जाता है, और इसी के साथ ज्यादातर अभिक्रिया आपके एग्जाम में पूछा जाता है। तो ये बातें आप याद रखेंगे, ठीक है। चलिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। किसी चालक का प्रतिरोध समानुपाती होता है, ठीक है, किसी चालक का प्रतिरोध क्या होता है, समानुपाती। देखो यहाँ पे कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे थोड़ा बातें आप समझ लेंगे तब आपको और क्लियर हो जाएगा। देखो यहाँ पे क्या बोल रहा है, द रेसिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स, यानी किसी चालक का प्रतिरोध समानुपाती होता है। कहने का मतलब ये है कि किसी चालक के अंदर में जो प्रतिरोध है ना, उसका काम ये है कि विद्युत धारा का क्या करता है, विरोध करता है, ठीक है। अब यहाँ पे ध्यान दो, ये दो चार बातें पे ये निर्भर करता है, ठीक है, ये जो है ना चार बातें पे निर्भर करता है। सबसे पहले ये लंबाई पे निर्भर करेगा, किस किस बातें पे, यहाँ पे ध्यान, प्रतिरोध निर्भर करता है किस किस बातें पे, सबसे पहले लंबाई पे, दूसरा है अनुप्रस्थ काप, की क्षेत्रफल, ठीक है, तीसरी बात है ताप पर, आप ये दो बातें हमेशा याद रखेंगे, आपसे यही ज्यादातर पूछा जाता है, ठीक है। तो ये आप याद रखेंगे, लंबाई अनुप्रस्थ काट की क्षेत्रफल, ठीक है। अब यहाँ पे क्या पूछा गया, किसी चालक का समानुपाती, समानुपाती कहने का मतलब है जैसे जैसे अगर प्रतिरोध को अगर बढ़ाएंगे तो वैसे, यानी कहने का मतलब है समानुपाती का मतलब ये होता है, जैसे मान लो यहाँ पे A है और समानुपाती B लिखा गया है, यहाँ पे B, जैसे हम B को बढ़ाएंगे तो A भी बढ़ेगा,
इसका मतलब है कि जो लंबाई है ना, यहाँ पे लंबाई जो लिखा गया है ये क्या होता है, आर के समानुपाती होता है, ठीक है। और जो यहाँ पे अनुप्रस्थ काट लिखा गया है वे व्यक्तिकर्मानुपाती होता है। जो क्षेत्रफल का क्या होता है, व्यक्तिकर्मानुपाती। तो यहाँ पे याद रखेंगे जो प्रतिरोध होता है किसके व्यक्तिकर्मानुपाती होता है, क्षेत्रफल के। और यहाँ पे समानुपाती किसके होता है, तो लंबाई के समानुपाती होता है। ये लंबाई का क्या होता है, समानुपाती होता है, ठीक है। तो यहाँ पे आप याद रखेंगे उसके अनुप्रस्थ के काट के क्षेत्रफल पे, उसके घनत्व पे, उसकी लंबाई पे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, उसके लंबाई पे ये क्या होता है, समानुपाती होता है, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे लिखा गया है, यदि यहाँ पे लिखा गया है इफ जे इज जूल, यदि जे क्या है, जूल है, और सी इज कुलम, और सी क्या है, कुलम है, ए इज एम्पियर और ए क्या है, एम्पियर है, तो विभवांतर का एसआई मात्रक है। देखो यहाँ पे क्या दिया गया है, जूल दिया गया है, यानी कार्य बराबर क्या दिया है, कार्य का जो एसआई मात्रक होता है वो क्या होता है, जूल होता है, और जिसको हम लोग किससे, जे से इंडिकेट करते हैं। यहाँ पे बेसिक बातें हैं, थोड़ा ध्यान देंगे आप। इसके बाद यहाँ पे जूल हो गया, उसके बाद कूलम, ये आवेश है, आवेश, ठीक है। और ये क्या होता है, इसका एसआई मात्रा क्या होता है, कूलम होता है, कूलम होता है, और इसको हम लोग किससे, सी से इंडिकेट करते हैं। उसके बाद यहाँ पे एम्पियर जो दिया गया है ये क्या है, विद्युत धारा है, विद्युत धारा क्या होगा, विद्युत धारा है। और यहाँ पे ध्यान देंगे विद्युत धारा का एसआई मात्रा क्या होता है, एम्पियर होता है, एम्पियर। और इसको हम लोग किससे इंडिकेट करते हैं, ए से। अब यहाँ पे हमको विभवांतर का एसआई मात्रक बताना है, तो विभवांतर का एसआई मात्रक एक याद रखेंगे, इसका एसआई मात्रक क्या होता है, इसका एसआई मात्रक होता है वोल्ट। एक तो ये हो गया वोल्ट, इसको हम लोग वी से इंडिकेट करते हैं, एक तो ये हो गया। दूसरी बात है, एक और विभवांतर का फॉर्मूला होता है, V बराबर क्या होता है, W बटा Q होता है। V बराबर क्या होता है, W बटा Q होता है, यानी यहाँ पे इसको W से इंडिकेट किया जाता है, इसको Q से इंडिकेट किया जाता है, इसको I से इंडिकेट किया जाता है, ठीक है। तो एक फॉर्मूला बनता है V बराबर में W बटा Q होता है। अब यहाँ पे W का एसआई मात्रा क्या है, यहाँ पे जरूर लिखे हैं, J होता है, और इसका एसआई मात्रा क्या होता है, कूलम होता है। तो J कूलम, ऐसे जूल प्रति कूलम। तो एक ये भी हो जाएगा एसआई मात्रक, और ये क्या हो जाएगा, ये भी हो जाएगा। तो आपके जो क्वेश्चन में दिया गया है यहाँ पे जे ये भी है, और क्या ये भी। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन होगा, उपयुक्त में से एक से अधिक है, तो यहाँ पे डी नंबर में से एक से अधिक क्या हो जाएगा, यही आंसर हो जाएगा। 13 का कितना नंबर हो जाएगा, डी नंबर सही आंसर होगा, ठीक है। 13 का कितना हो जाएगा, होगा डी नंबर करेक्ट आंसर। इसके बाद यहाँ पे है द मोस्ट इंपॉर्टेंट सेल टाइप रिलेट टू द बॉडी इम्यूनिटी। देखो हमारे शरीर के अंदर में एक प्रकार का जो सेल है ना, इम्यूनिटी से क्या करता है, वो रिलेटेड है, प्रतिरोधक क्षमता से रिलेटेड है। तो ब्लड में जो आरबीसी होता है, डब्ल्यूबीसी होता है, प्लेटलेट्स होता है, जो डब्ल्यूबीसी है ना वो क्या है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इम्यूनिटी सिस्टम का, इम्यूनिटी यहाँ पे प्रदान करता है, प्रतिरोध, जो कि क्या होता है हमारे शरीर के अंदर में क्या करता है, कोई भी संक्रमण से लड़ने के लिए वो इम्यूनिटी होता है, यानी बहुत ताकतवर होता है। तो यहाँ पे लिम्फो जो साइट दिखाई दे रहा ना, यही क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे शरीर का प्रतिरोध क्षमता से जुड़ी सबसे महत्वपूर्ण कोशिका किस प्रकार का, यहाँ पे लिम्फोसाइट है, जिसको डब्ल्यूबीसी के नाम से आप लोग जानते हैं। इसके बाद यहाँ पे आते हैं 15 नंबर पे, लोहे के बुरादे में तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डालने से क्या होता है। अगर यहाँ पे देखो लोहे के बुरादे में, अब यहाँ पे देखो Fe है, ये लोहा हो गया, और यहाँ पे ये क्या है, HCl है, ये क्या है, लोहा है, और ये क्या है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है। तो यहाँ पे ये क्या बनाएगा, इस अभिक्रिया में ये बनाएगा FeCl2, और प्लस में क्या, हाइड्रोजन गैस निकलेगा, हाइड्रोजन गैस। यहाँ पे बनाएगा लोहा क्लोराइड लिख देते हैं, ऐसे ही लिख क्लोराइड, और यहाँ पे क्या लिख लेगा, हाइड्रोजन गैस। यहाँ पे हाइड्रोजन गैस निकलेगा। अब यहाँ पे देखो क्या क्या लिखा गया, हाइड्रोजन गैस बनेगा और आयरन क्लोराइड का उत्पादन होता है, आयरन क्लोराइड का, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे क्लोरीन गैस, आयरन क्लोराइड, ये तो होगा ना, ये एक नंबर क्या हो जाएगा, इसका आंसर होगा, क्योंकि यहाँ पे क्या बना रहा था, यहाँ पे लोहा का, यानी कहने का मतलब क्या है,
लोहा आयरन क्लोराइड बना रहा था और हाइड्रोजन गैस का क्या कर रहा है, निष्कासन कर रहा है। तो इसका ए नंबर क्या हो जाएगा, सही आंसर होगा, इसका ए इज करेक्ट आंसर है। ठीक है, ये इसका सही आंसर। चलो इसके बाद आते हैं 16 नंबर पे, विद्युत विभव को मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया। देखो विभवांतर को मापने के लिए वोल्ट मीटर और गैल्वेनोमीटर दोनों का काम होता है। ठीक है, ये वोल्ट मीटर और गैल्वेनोमीटर दोनों का काम करता है। तो उपरोक्त में से एक से अधिक इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, इसका एक से अधिक आंसर। तो इसका क्या हो जाएगा, डी नंबर सही आंसर। ठीक है, चलो इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं 17 नंबर पे। ओम के नियम के लिए के को सत्यापन करने के लिए ध्यान में रखने वाली बातें। ओम का जो नियम है ना, उसको सत्यापन के लिए ध्यान रखने वाली बातें क्या होता है। देखो ओम के नियम में दो चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, एक ए मीटर और वोल्ट मीटर। ठीक है, उसको जोड़ना। तो ए मीटर को हमेशा, ये आपको ए मीटर है, यहाँ पे बना देते हैं, इसका नाम क्या होगा, ए मीटर हो जाएगा, इसको ए मीटर बोलते हैं। और इसको श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। कैसे जोड़ा जाता है, श्रेणी क्रम में। और ये क्या होता है, आपका वोल्ट मीटर है, इसको पढ़ेंगे वोल्ट मीटर। और इसको जोड़ते हैं हम किसमें, समानांतर क्रम। इसको जोड़ा जाता है समानांतर क्रम में। तो ओम के नियम में हम क्या करेंगे, ए मीटर को श्रेणी क्रम में रखेंगे और वोल्ट मीटर को किसमें रखेंगे, समानांतर क्रम में रखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे पढ़ेंगे सबसे पहले ए मीटर और वोल्ट मीटर को श्रेणी क्रम में जोड़ा जाना चाहिए, ये बात गलत है। ठीक है, उसके बाद दूसरी बात, ए मीटर को श्रेणी क्रम में और वोल्ट मीटर को समानांतर क्रम में जोड़ा जाना चाहिए, एकदम ये सही बात है। यहाँ पे हम क्या लिखे हैं, ए मीटर को श्रेणी क्रम में और यहाँ पे वोल्ट मीटर को किस में जोड़ा जाता है, समानांतर क्रम में जोड़ा जाता है। इसके बाद आपका क्या हो जाएगा, बी ही सही है, ए मीटर को और समानांतर क्रम में, ये तो होगा नहीं। ठीक है, तो इसका क्या हो जाएगा, 17 का बी नंबर करेक्ट आंसर है। ठीक है, बी इज करेक्ट आंसर। इसके बाद यहाँ पे दिया गया है, प्रकाश की एक किरण दर्पण पर 30 डिग्री की कोण से आपतित होती है, अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच का कोण निकाल। देखो यहाँ पे सबसे मस्त क्वेश्चन, यहाँ पे ध्यान देंगे, ये एक मिरर है। ठीक है, और यहाँ पे ध्यान देंगे, एक आपतित किरण ऐसे आ रहा है, इस पे टकराई, ये आपतित किरण है, ये क्या होगा, आपतित किरण है। और ये कितने डिग्री पे है, ये 30 डिग्री पे है, ये क्या है, आपतित किरण। और यहाँ पे हम लोग जानते हैं, यहाँ पे एक अभिलंब होता है, ये क्या आपका अभिलंब है, और इधर से ये क्या होगा, परावर्तन, ये आपका अभिलंब है। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, ध्यान दो, ये परावर्तित किरण है। परावर्तित किरण है। अब यहाँ पे ध्यान दो, यहाँ पे क्या पूछ रहा है, ये 30 डिग्री पे आपतित होती है, अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच, अभिलंब, ठीक है, और परावर्तित किरण के बीच इसमें कितना एंगल बनेगा, इसमें हमको बताना है। देखो ये पूरा का पूरा क्या होता है, 90 डिग्री होता है, ये पूरा का पूरा कितना होता है, 90 डिग्री होता है। अब ये 30 है, तो ये बीच वाला कितना हो जाएगा, 60 डिग्री होगा। तो यही क्या हो जाएगा, आपका आंसर होगा 60 डिग्री। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे 60 डिग्री दिखाई दे रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, 18 का बी नंबर इज करेक्ट आंसर, 60 डिग्री होगा। ठीक है, यही आपका क्वेश्चन है। इसके बाद 19 नंबर पे, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में वंशागति अध्ययन को कहा अनुवंशिकी का नाम से जाना जाता है। एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी के बारे में हम अध्ययन करते हैं, तो वो अनुवंशिकी में पढ़ा जाता है, जेनेटिक्स में पढ़ा जाता है, जेनेटिक्स में। ठीक है, माइक्रोबायोलॉजी में सूक्ष्म जीव के बारे में पढ़ा जाता है, कोशिका विज्ञान में कोशिका के बारे में पढ़ा जाता है। ठीक है, चलिए आज का लास्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे शुष्क बुझे हुए चूने पर क्लोरीन गैस की क्रिया कराने पर कौन सा पदार्थ बनता है। सबसे पहले शुष्क बुझे हुए चूने का यहाँ पे सूत्र क्या होता है, तो यहाँ पे ध्यान देंगे पूरा, शुष्क बुझे हुए चूने का क्या होता है, CaOH का होल 2 होता है। ठीक है, और इस पे क्लोरीन गैस को रिएक्शन, यानी इस पे क्लोरीन गैस को क्रिया कराया जा रहा है। तो यहाँ पे CaOCl2 बनेगा और क्या बनता है, H2O बनता है। और इसको हम लोग नाम जानते हैं विरंजक चूर्ण, विरंजक चूर्ण के नाम से जानते हैं। आप इंग्लिश में इसको ब्लीचिंग पाउडर बोलते हैं। इसका रासायनिक नाम क्या होता है, कैल्शियम
कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड होता है, ऑक्सीक्लोराइड होता है, ये याद रखेंगे आप। तो यहाँ पे अगर शुष्क, यहाँ पे क्या लिखा था, शुष्क बुझे हुए चूने पर क्लोरीन गैस प्रवाहित कराते हैं तो कौन सा पदार्थ बनता है, तो विरंजक चूर्ण बनता है। क्या बनता है, विरंजक चूर्ण बनता है। तो ये इसका कितना हो जाएगा, इसका बी नंबर सही आंसर होगा, यानी 20 का कितना होगा, बी नंबर इज करेक्ट आंसर। तो उम्मीद करते हैं आपको 20 क्वेश्चन समझ में आया है। तो ऐसे ही 100 डे का सीरीज चलाया जा रहा है और आप जुड़े रहें। जो भी अगर डाउट आता है साइंस से रिलेटेड हो तो आप कमेंट में कर देंगे। किसी भी एक लेक्चर को आपकी जरूरत होगा फिजिक्स केमिस्ट्री बायो में, आप एक बार जरूर कमेंट कर देंगे, दोस्तों के बीच में शेयर कर देंगे। जो नए जुड़े हैं तो वो क्या करेंगे, एक बार इस चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे। ठीक है, ओके बाय, फिर मिलते हैं दूसरे दिन में कल के वीडियो में। ओके बाय सभी को।